हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य का लेक्चर देखेंगे। सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेंड्स इसे अभी पहली बार देख रहे हैं वो लास्ट 3 लेक्चर्स और बन चुके हैं, उन्हें भी देख लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए विजयनगर साम्राज्य का लेक्चर पूरा देखिए, स्किप मत करिए अगर आपके पास टाइम हो। अगर इससे कोई ज़रूरी काम है तो बिल्कुल आप वो काम करिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ का है। तो विजयनगर साम्राज्य आपका सदर्न का साम्राज्य है, यानी कि दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था। आप ऐसा समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के बाद का जो एरिया है वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो होता क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। ईयर याद रखना है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेंशन करता जाऊँगा। हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना 1336 में की थी और अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। ठीक है, इस वंश का नाम संगम वंश रखा। अब बात आता है कि संगम युग क्या है। संगम युग, तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि संगम युग और विजयनगर साम्राज्य में कितना कितना डिफरेंस है। एक्चुअली संगम युग जो होता है वो आपका, तो उसका कार्यकाल है 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक, यानी कि 300 बीसी, यानी कि आपका एडी जो होता है एनो डोमिनी, यानी कि जो ईस्वी संवत चल रहा है अभी, इसको एनो डोमिनी कहते हैं। यानी कि 300, अभी 2021 चल रहा है, इसी तरह से 300 एडी तक वो चला हुआ है। कब से चल रहा है? जीरो से पीछे 300 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एरा। बीसी को बीसीई भी बोलते हैं। अगर आप कभी एनसीईआरटी की बुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो वो संगम युग अलग था और ये संगम वंश जो है इनके पिता के नाम पे, हरिहर और बुक्का के जो पिता हैं संगम, उनके नाम पर इसका नाम संगम वंश पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1336 में। सबसे पहली बात क्या थी कि हरिहर और बुक्का एक स्थान है काम्पिली राज्य के मंत्री थे। तो मोहम्मद तुगलक के समय में जब एक्सपेंशन हो रहा था तो वो सदर्न इंडिया पहुंचता है और काम्पिली को जीत लेता है। काम्पिली को जीतने के फलस्वरूप वहाँ के जो दोनों शासक हैं हरिहर और बुक्का, उन्हें बंदी बना लेता है और उन्हें अपने साथ दिल्ली लेता जाता है। दिल्ली ले जाने के बाद खेल वही होता है कि उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता है। फिर कुछ वर्ष बीतने के बाद हरिहर और बुक्का को फिर से साउथ में, दक्षिण में जो एक विद्रोह होता है उसके दमन के लिए सेनापति के रूप में वहाँ पर भेजा जाता है। वो वहाँ पर जाते हैं, विद्रोह का दमन करते हैं, लेकिन विद्रोह के दमन के बाद वो एक संत जिनका नाम है विद्यारण्य, ठीक है, उनके प्रभाव में आते हैं और पुनः जो है हिंदू बन जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये पता चला कि हरिहर और बुक्का पहले हिंदू थे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मुस्लिम बनते हैं और फिर से विद्यारण्य जो संत हैं उनके सानिध्य में आकर के, उनके समीप आकर के ये लोग पुनः हिंदू बन जाते हैं। आगे है कि विजयनगर को स्थापित करने के लिए भी इन्होंने विद्यारण्य तथा वेदों के जानकार भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। तो अब इसमें एक बात और जाननी है कि विद्यारण्य के ही भाई हैं जो सायण है, ठीक है ना। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को जो एस्टेब्लिश किया वो पहला तो विद्यारण्य से इन्होंने प्रेरणा ली और दूसरा भाष्यकार, यानी कि जो टीका लिखते थे किसी पुराणों पर या अन्य चीज़ों पर, सायण महोदय, उनसे भी इन्होंने जो है प्रेरणा ली थी और इस प्रकार विजयनगर राज्य की स्थापना की। फिर आता है संगम राज्य में टोटल 4 वंश होते हैं। पहला है संगम वंश, फिर है सालुव वंश, तुलुव वंश और अरविडु वंश। ठीक है, ये 4 वंश इसके अंदर में आते हैं। तो ईयर आप देख लीजिएगा, 1336 से 1485, दूसरा है 1485 से 1505, 1505 से 1570, और अराविडु जो है वो लगभग 300 वर्षों तक शासन करते हैं। विजयनगर में राजधानियों की बात करें तो अनेगोंडी, फिर विजयनगर, फिर वेनुगोंडा और चंद्रगिरी राजधानियाँ थीं। इसको आप निमोनिक्स के रूप में याद कर लेते हैं, यानी कि AVVC, ठीक है ना। AVVC के रूप में आप राजधानी याद कर सकते हैं, अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी। फिर बात आती है कि 1352 से 53 में क्या होता है कि हरिहर प्रथम जो होते हैं मदुरा की विजय के लिए 2 सेनाएं भेजते हैं। एक है कुमार सवल की और दूसरा है कुमार कंपन की। तो कुमार कंपन जो है वो बुक्का प्रथम के पुत्र हैं, तो उनके बारे में हम लोग ज़्यादा अध्ययन यहाँ पर करेंगे कि कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीता और विजयनगर में शामिल कर लिया। तो इनकी पत्नी है गंगा देवी, ये इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है मदुरा विजयम, अपने पति के मदुरा विजय को जो है ये
लिखित रूप में व्यक्त करती हैं मधुरा विजयम नाम से गंगा देवी जी। फिर आता है कि 1377 में बुक्का की मृत्यु हो जाती है और हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठ जाते हैं। हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठते हैं तो ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। इन्होंने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया, तो आप आंसर देंगे हरिहर द्वितीय ने। आगे कहता है कि इनकी सबसे बड़ी सफलता जो है वो बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनने की है। ठीक है, ये शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। तो याद रखेंगे कि हरिहर द्वितीय की जो ख्यातियां हैं वो बहुत। अब इसके बाद क्या होता है कि चंद्रगिरी के एक सामंत है नरसिंह सालू, उन्होंने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को, ये दोनों नाम याद करना है। आप एक टेबल बना करके चारों पांचों जितने भी यहाँ पर शासक हुए हैं, यानी कि जो भी वंश हुए हैं, संगम वंश, सालुव, तुलुव और अराविडू, इसको लिखना है और अंतिम शासक को लिखना है और किसने उनको पदच्युत किया यानी कि किसने रिप्लेस किया उसका नाम भी लिखना है। तो पहला यह है कि चंद्रगिरी के एक सामंत है नरसिंह सालुव, उन्होंने संगम वंश का जो अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय है उनको सिंहासन से हटा दिया 1485 से। ठीक है, और एक नवीन राजवंश सालू राजवंश की स्थापना करते हैं। आगे है कि आपका फिर आता है कि वीर नरसिंह हैं, उन्होंने नरसिंह सालू के पुत्र इमाडी नरसिंह जो थे उनको पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार करते हैं और तुलुव वंश की स्थापना करते हैं। तो दो लोग हो गए। पहला है कि नरसिंह सालू जो है चंद्रगिरी के सामंत हैं, उन्होंने प्रौढ़ देवराय जो कि संगम वंश का अंतिम शासक था उसको हटाया 1485 में। फिर वीर नरसिंह ने नरसिंह सालूव के पुत्र इमाडी नरसिंह को हटा दिया और तुलुव वंश की स्थापना कर दी। 1509 में जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके अनुज यानी कि छोटे भाई कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठते हैं। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देवराय होता है, जिसने 1529 से 42 तक शासन करता है। अब आता है बात विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा, यानी कि कुली कुतुब शाह इस टाइम में इन लोगों से लड़ रहा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हो जाती है। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है या क्लासिक युग माना जाता है। आगे बात आती है कि उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते हैं, सुशोभित करते थे और इन्हीं के टाइम में जो है इनके शासनकाल में ही तेलुगु साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता था। फिर आते हैं कृष्णदेव राय जो हैं वो आंध्र भोज की उपाधि भी धारण करते हैं। उन्होंने एक प्रमुख रचना की थी जिसका नाम था अमुक्त माल्याद, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। नागलपुर नामक नगर की स्थापना इन्होंने की थी अपनी माँ के याद में किया था। ठीक है, ये लास्ट ईयर जो है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा हुआ है ये प्रश्न। उसके बाद हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी कराया था। यात्री कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले डोमिंगो पेस जो है वो इनके समय में पुर्तगाल से आता है यात्रा करने। फिर बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी थी तो पहला बताया था कि कृष्णदेव राय इस समय का महानतम शासक था। उसके अलावा बाबर जो है वो मारवाड़ की भी चर्चा करता है। फिर है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ये भी संगम वंश में आता है लेकिन देवराय 2 के टाइम में आता है। देखिए सब लोग अलग अलग हैं, कृष्णदेव राय अलग हैं, देवराय 2 अलग हैं। ठीक है, महाभारत का तेलुगु अनुवाद होता है 11वीं शताब्दी से शुरू होता है। तो नन्नय, टिक्कन और येरेरन 3 लोग आते हैं, इसको अनुवाद करते हैं। इसका नन्नय, टिक्कन और येरेरन के द्वारा पूरा किया जाता है। 11वीं शताब्दी से शुरू होता है और 14वीं शताब्दी तक इसका अनुवाद पूरा किया जाता है महाभारत का। ये तीनों जो कवि हैं इनको तेलुगु में कवित्रय के रूप में विख्यात माना जाता है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार हैं सायण, वो विजयनगर राजाओं का उनको श्रेय मिलता है, वो इनको अपने वहाँ शरण देते हैं। जनवरी 1565 में तल्लीकोटा का युद्ध होता है, याद रखिएगा 1565 में तल्लीकोटा का युद्ध होता है। कौन कौन रहता है, तो इसमें रहता है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, GABB, ये 4 लोग जो है रहते हैं और इनकी संयुक्त सेना पराजित करती है आपको विजयनगर को। किसको पराजित करती है, विजयनगर को पराजित करती है। फरिश्ता कहता है कि ये युद्ध तो तल्लीकोटा में हुआ था लेकिन वास्तव में राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 गांवों के बीच में होता है, इसीलिए इसको राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहते हैं। याद रखिएगा 1565 में तल्लीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी युद्ध होता है जो कि विजयनगर को
डिक्लाइन करता है, मतलब वहाँ से विजयनगर जो है टूट रहा है। आगे कहता है कि तलीकोटा के युद्ध के समय जो विजयनगर का शासक है वो है सदाशिवराव, लेकिन वास्तविक जो शासन है वो उनके मंत्री रामराय के हाथों में होता है। अराविडु वंश की स्थापना 1570 के आसपास तिरुमल ने सदाशिवराव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी, और इनका जो पदाधिकारी था वो रंग प्रथम होता है। फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई है कि विजयनगर राज्य में जो भली भांति सर्वेक्षण करके भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू 1/3 अंश से 1/6 अंश तक लिया जाता था, और शिष्ट रेखा यानी कि राय रेखा नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था। एक कर है शिष्ट या राय रेखा, वो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। हम्पी, ये वर्तमान उत्तराखंड कर्नाटक में अवस्थित एक स्थान है, वो प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने किया है। इस मंदिर में 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, यानी कि इसमें 56 स्तंभ है जिनको छूने पे या उस पे थपथपाने पे उसमें से अलग अलग संगीत की ध्वनियाँ निकलती हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्नों की ओर चलते हैं और प्रश्न जो है करते हैं। पहला है कि विजयनगर की स्थापना किसने की? तो आपको पता है कि हरिहर एवं बुक्का ने की थी विजयनगर की स्थापना। दूसरा प्रश्न है किसके नाम पर इसका नाम संगम वंश रखा? तो अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा। स्थापना कब होती है ये भी कभी कभार पूछता है, तो 1336 AD या ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। विजयनगर के संस्थापक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आराम से आप दे देंगे। दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की? तो विजयनगर की स्थापना की। इसमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस राज्य पर शासन करने का दायित्व, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, वो कौन है? तो हरिहर प्रथम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, अपने नोट्स में डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, UPSC 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो जो देवता है वो विरूपाक्ष हैं और नदी जो है कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा है, और इसके दक्षिण में जितना भी भूमि है उस देवता की है, और ये जगह क्या है? विजयनगर। स्थापना कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। मदुरा विजय की कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन कौन करती है? तो गंगा देवी करती हैं। मैंने आपको बताया था मदुरा विजयम नाम से ये लेख लिखती हैं। देखिए यहाँ पर होगा मदुरा विजयम लेख लिखती हैं। पति का नाम क्या है? तो पति हैं आप कुमार कंपन, ठीक है। ये बुक्का प्रथम के पुत्र हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर टू, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि हरिहर टू वो व्यक्ति हैं जिसने बहमनी से गोवा को छीन लिया था। इसने महाराज अधिराज की भी उपाधि ली। कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेश को जीता। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया और उसके साथ बहमनी से बेलगांव और गोवा को भी छीना। ये हरिहर टू हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सालुव वंश का स्थापना किया। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। मैंने बताया भी था कि नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और यहाँ से सालुव वंश की स्थापना करता है। उसके बाद आता है कि संगम वंश का अंत करता है और सालू वंश की स्थापना करता है, करेक्ट है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतार करके राज सिंहासन छीन लिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे, बिल्कुल। और कृष्णदेवराय के उत्तरावर्ती उनके भाई अच्युत देवराय थे। ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन होना चाहिए डी। चलिए देखते हैं क्या है। तो बिल्कुल सही मैंने बताया कि चारों है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से आप लोग अपने जानकारी के लिए एक बार लेक्चर देख लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा और उसमें कुतुब शाही वंश को हरा दिया। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है, और कृष्णदेवराय ने लिखा था आमुक्त माल्याद, ठीक है ना, आमुक्त माल्याद, जो कि तमिल की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। अगला प्रश्न है
किसे आंध्र भोज की उपाधि ली जाती है, दी गई थी या कहा जाता है? कृष्णदेवराय को कहा जाता है। अष्टदिग्गज किसके संबंधित थे? कृष्णदेवराय से संबंधित थे। काफ़ी फेमस ये रूलर थे वहाँ के। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का स्वर्ण युग था यहाँ पर। ठीक है, तेलुगु साहित्य, तेलुगु त्रिरत्न थे नन्नय, टिक्कन, येरेरन। जो मैंने बताया है, महाभारत को 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक ट्रांसलेट करते हैं। नन्नय, टिक्कन, येरेरन। ठीक। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? तो नागलपुर की स्थापना की अपनी माँ की याद में। ठीक ना, इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर। अब 4 प्रश्न यहाँ पर दे रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना की। मैंने अभी बताया, बिल्कुल करेक्ट है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल ही सही है। उनके दरबार में अलसानी पेड्डाना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता होता था। इसमें डाउट है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़िए। कह रहा है कि कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी। अष्टदिग्गज कवियों में पेड्डाना प्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुचरित है। कृष्णदेवराय एक उत्कृष्ट कवि था। उसकी खुद की रचना अमुक्त माल्याद, जो कि तेलुगु में थी। उसके अलावा उसने नागलपुर नगर की स्थापना भी की है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए और ऑप्शन होना चाहिए तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो यहाँ पर तमिल लिखा हुआ है, जबकि ये तेलुगु भाषी थे। ठीक है, तो अल्लसानी पेड्डाना जो थे वो तेलुगु में लिखते थे, ना कि तमिल में। तो 2 स्टेटमेंट केवल करेक्ट होना चाहिए, तीसरा स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न करते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके समय में बनाया गया था? तो कृष्णदेवराय के समय में हजारा मंदिर बनाया गया था। ठीक है। अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था? तो देवराय 2 के काल में। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, किसके काल में कौन आया? अब्दुल रज्जाक देवराय 2 के काल में आया। अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया? तो देवराय 2 के शासन में आया। निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी एक इटली का यात्री था, जिसने विजयनगर की यात्रा की थी। प्रसिद्ध लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण होती थीं? पहला है कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण या भविष्यवाणी। तो ये चारों में निपुण होती थीं। याद रखिएगा, कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी, इन चारों में ही ये महिलाएं जो है निपुण होती थीं। अगला प्रश्न है कि महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। तो नन्नय, टिक्कन और येरेरन। तो कुट्टन नहीं होगा, ये टिक्कन। यानी कि मेरे हिसाब से 1 और 4 ऑप्शन होना चाहिए। डी नहीं, सी 3 4 सॉरी सी। ठीक है, हाँ, तो सी करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा है कि भाष्यकार सायण के आश्रयदाता कौन थे? तो आपको पता है कि भाष्यकार सायण जो है वो विद्यारण्य के भाई थे, और इन्हें भी विजयनगर के राजाओं ने जो है अपने वहाँ शरण दिया था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित से किस काल में थे? तो आपका विजयनगर काल में ये थे। किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो प्रश्न के अनुसार 2008 में पूछा हुआ था, तो 1509 के आसपास जो है कृष्णदेवराय का जो है राज्यारोहण हुआ था। उसके हिसाब से 500 वर्ष गुजर गया। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ? तो तल्लीकोटा का युद्ध हुआ या राक्षसी तंगड़ी युद्ध हुआ। इसमें कौन कौन की सेनाएं थीं? GABB। ठीक ना, GABB थी। मैंने बताया था गोलकुंडा था, अहमदनगर था, बीदर था और बीजापुर था। ये चारों लोग किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? तो विजयनगर डायनेस्टी के विरुद्ध लड़ रहे थे। कौन सा प्रसिद्ध युद्ध 1565 में होता है? तो तल्लीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध होता है। तंगड़ी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। तल्लीकोटा कब हुआ? 1565 में तल्लीकोटा हुआ। राजा वुडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर का शासक कौन था?
उस समय विजयनगर का शासक वेंकट टू था। वेंकट टू, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यह याद नहीं था। ठीक है, जब वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का साम्राज्य शासक जो है वो वेंकट टू था। विजयनगर की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो ये लोग जो भू राजस्व लेते थे वही इनका मुख्य व्यवस्था थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होती थी। बिल्कुल सही है, 1/3 से 1/6 भाग भू राजस्व निर्धारित था। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें होता क्या था कि जो कारखानों के निजी स्वामी होते थे वो भी एक निश्चित कर देते थे, जैसे विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामी भी एक औद्योगिक कर देते थे। यानी कि इस समय विवाह कर भी चलता था, बागवानी कर भी चलता था, सीमा शुल्क भी चलता था और कारखानों के निजी स्वामी भी टैक्स देते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप कहीं हाईलाइट करके नोट करेंगे। अगला है कि किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का निरूपण करते हैं? तो हम्पी, 50 रुपये के नोट पे भी हम्पी के ही आई थिंक चित्र बने हुए हैं पीछे। इसको घोष सिटी बोला जाता है। हम्पी क्या है? घोष सिटी है। रामेश्वरम भी घोष सिटी है, वहाँ कोई रहता नहीं है, वो भग्नावशेष केवल हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ हैं? तो आपको पता है हम्पी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासक चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत किसने भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। डायरेक्टली आप इसको कहीं नोट डाउन करेंगे, बुक्का प्रथम, बुक्का फर्स्ट ने चीन में अम्बेसडर या राजदूत भेजा था। ठीक है, और एक दूत मंडल 1374 में भेजा था, यानी कि जब इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था उसी के लगभग 40 वर्ष के आसपास ये लोग जो है वहाँ पर भेजते हैं। श्रीनाथ एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि हैं, वो किसके दरबार में रहते हैं? तो ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्ण देव द्वितीय। तो इसका आंसर है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय में श्रीनाथ, मैंने पढ़ा था कि देवराय द्वितीय के समय में श्रीनाथ जो है दरबारी कवि वो रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसके काल में कल्याण मंडप की रचना का निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो विजयनगर में कल्याण मंडप की रचना का निर्माण एक विशिष्ट लक्षण है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है वो स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में ही है ये विजय विट्ठल मंदिर, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर जो है यहीं ख़त्म होता है, एंड होता है। अगला चैप्टर हम लोग का सल्तनत काल में ही आगे बढ़ेंगे, वहाँ का साहित्य और कला देखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, रिवीजन करने में आसानी हो रही है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर लेक्चर में कोई कमी आपको लगती है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई भी समस्या जो आपकी पर्सनल भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।